हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेएनएम फर्स्ट ईयर एनाटॉमी फिजियोलॉजी यूनिट थर्ड द ब्लड के रिमेनिंग पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स आर कलरलेस नॉन न्यूक्लिएटेड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड दैट इज कंसिडर्ड टू विद द फ्रैगमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। थ्रोम्बोसाइट्स है वो कलरलेस, यानी कि उनके अंदर कलर नहीं होता है। नॉन न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है। ये एलिमेंट्स होते हैं जो ब्लड के अंदर पाए जाते हैं और साइटोप्लाज्म में होते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स आर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड कोगुलेशन। थ्रोम्बोसाइट्स है वो ब्लड कोगुलेशन यानी कि रक्त को थक्का बनाने में इम्पोर्टेंट रोल मेजर करता है। जनरल फीचर्स एंड प्लेटलेट्स एनाटॉमी। फर्स्ट वन, नॉर्मल साइज 2 to 4 म्यू स्मॉल सेल्स ऑफ ब्लड, यानी कि ये 2 से 4 म्यूकॉम की होती है और ब्लड की सबसे छोटी सेल्स होती है। नॉर्मल सैप, ओवल सैफ, इसकी संरचना अंडे के जैसी होती है। नॉर्मल काउंट 2.5 to 4.5 लाख mm³ ये इसका नॉर्मल काउंट होता है। थ्रोम्बोसाइटोसिस, यानी कि अगर ये इंक्रीज होता है तो उसको अपन थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, और ये डिक्रीज होता है तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपीनिया बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लेटलेट्स। स्टेम सेल, फिर उसके बाद बनेगा परक्यूसर सेल्स, उसके बाद प्री मेगाक्रायोसाइट्स, उसके बाद मेगाक्रायोसाइट्स, फिर बनती है प्लेटलेट्स और वो ब्लड के अंदर एंटर हो जाती है। उसके बाद अपन देखते हैं फंक्शंस। वेजो कॉन्स्ट्रक्शन, यानी कि ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता रहता है। कोगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग, जो ब्लड होता है उसको क्लॉटिंग करवाती है। रिपेयर ऑफ इंज्यूर्ड टिश्यू, और जो टिश्यू इंज्यूर्ड है उसको रिपेयर करता है। डिफेंस मैकेनिज्म, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। होम्योस्टेसिस, जो ब्लड लॉस होता है उसको प्रिवेंट करता है। प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन, उसके बाद फाइब्रोलाइसिस। उसके बाद अपन देखते हैं ब्लड कोगुलेशन। लेजर ऑफ फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड आफ्टर टिश्यू डैमेज, यानी कि जब टिश्यू डैमेज हो जाता है या इंजरी हो जाती है तो ब्लड का फ्लूइडिटी यानी कि वो वहाँ से बहता रहता है। उसके बाद ब्लड रिमेंस इन फ्लूइड कंडीशन विद इन ब्लड वेसल्स, और जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड कंडीशन में पाया जाता है। इट इज़ सेड आउट फ्रॉम बॉडी, और ये बॉडी से बाहर निकलता है। इट लॉसेस फ्लूइडिटी एंड बिकम ए जेली लाइक मास्क, और वहाँ पे जहाँ पे इंजर हुआ है वहाँ पे जेली लाइक मास्क बन जाता है। आफ्टर फ्यू मिनट विच इज़ कॉल्ड क्लॉट, और कुछ मिनट बाद वो क्लॉट हो जाता है, उसको अपन क्लॉट बोलेंगे। एंड द कंप्लीट क्लॉट फॉर्मेशन इज कॉल्ड ब्लड कोगुलेशन, और जो कंप्लीट प्रोसेस होती है उसको अपन, जो ब्लड को कंप्लीट क्लॉट की फॉर्मेशन होगी उसको ब्लड कोगुलेशन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन। फर्स्ट वन है थ्रोम्बस क्लॉट। क्लॉटिंग इज एन अनब्रोकन वेसल्स कॉमनली इन वेन इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस, यानी कि वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग होना, यानी कि जो वेन है उसके अंदर क्लॉटिंग होना वो होगा थ्रोम्बोसिस एंड इज कॉल्ड थ्रोम्बस, और ये जो प्रोसेस होगी इसको अपन थ्रोम्बस बोलते हैं। थ्रोम्बस क्लॉट आर स्टेबल क्लॉट विच आर अटैच्ड टू विथ वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो थ्रोम्बस क्लॉट है वो एक स्टेबल क्लॉट होता है जो कि ब्लड वेसल्स की वाल के साथ अटैच होता है, उससे जुड़ा हुआ रहता है, उसको अपन बोलेंगे थ्रोम्बस क्लॉट। उसके बाद है embolus clot, a blood clot transported by the blood during blood circulation is called
इम्बोलस एंड मैकेनिज्म इज कॉल्ड इम्बोलिज्म, यानी कि जो ब्लड क्लॉट है वो ब्लड सर्कुलेशन में, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है उसके साथ ट्रांसपोर्ट होता रहे, उसको बोलेंगे इम्बोलस। और जो मैकेनिज्म होगा इसका उसको अपन बोलेंगे इम्बोलिज्म। उसके बाद इंट्रैक्ट, द स्टॉपेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू एनी ऑर्गन इन बॉडी ड्यू टू इम्बोलिज्म फॉर्मेशन। और जो इम्बोलिज्म होता है उसके वजह से किस बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है उसके अंदर ब्लड सप्लाई बंद हो जाना, उसको अपन बोलेंगे इंट्रैक्ट। यानी कि जो इम्बोलिज्म फॉर्मेशन होती है, जो ब्लड का एम्बोलस होता है वो ब्लड सर्कुलेशन में किसी भी ऑर्गन, बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गन में जाके वो उसको ब्लड सप्लाई को स्टॉप कर दे, उसको इंट्रैक्ट बोलते हैं। उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू फैक्टर, फोर्थ है कैल्शियम, फिफ्थ लेबेल फैक्टर, प्रो एसिलेरिन, एसिग्लोब्युलिन, सेवंथ स्टेबल फैक्टर, प्रो कन्वर्टिन, एट्थ एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्युलिन, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, नाइन्थ क्रिसमस फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, 10th स्टेरॉयड पावर फैक्टर, 11th प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीऑक्सीडेंट एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, 12th फ्लैगमैन फैक्टर, 13 फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। नोट, there is no factor 6. Vitamin K is essential for synthesis of factor 2nd, 7th, 9th and 10th. The process of coagulation is divided in 3 types. First one, formation of prothrombin activator. Second, conversion of prothrombin to thrombin. Third, conversion of fibrinogen to fibrin. फर्स्ट देखते हैं अपन फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्लड कोगुलेशन, यानी कि ये फॉर्मेशन थ्रोम्बोप्लास्टिन का ब्लड कोगुलेशन की फर्स्ट स्टेप होती है। इट इज़ कंप्लीट इन 2 डिफरेंट मैकेनिज्म, और ये 2 डिफरेंट मैकेनिज्म के साथ कंप्लीट होता है। फर्स्ट वन एक्सट्रिंसिक पाथवे, second intrinsic pathway. Extrinsic pathway, the extrinsic pathway of coagulation prothrombin activator is begins with trauma to extravascular tissue outside blood vessels. Extrinsic pathway होता है वो coagulation prothrombin activator is begins, यानी कि जब ट्रोमा हो जाता है तब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर स्टार्ट होती है extravascular tissue outside blood vessels. It includes 3 steps: release of tissue factor or thromboplastin, release tissue protein after trauma outside blood vessels is called as tissue factor. रिलीज टिश्यू प्रोटीन आफ्टर ट्रॉमा, यानी कि ट्रॉमा हो जाए तब टिश्यू का जो प्रोटीन होता है वो ब्लड वेसल्स के आउटसाइड रिलीज होता रहता है, छोड़ता रहता है। उसके बाद में टिश्यू फैक्टर इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सर, टिश्यू फैक्टर कॉम्प्लेक्स मिक्सर ऑफ लिपोप्रोटीन एंड फास्फोलिपिड रिलीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ डैमेज सेल्स। जहाँ पे इंजरी हुई है, जहाँ ट्रॉमा हुआ है, वहाँ से एक कॉम्प्लेक्स बनता है और वो मिक्सर कॉम्प्लेक्स होगा लिपोप्रोटीन और फास्फोलिपिड का। वो का जो इंज्यूर्ड टिश्यू है वहाँ से रिलीज होगी। उसके बाद में एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10th टू फ्रॉम एक्टिवेटेड फैक्टर 10th ए, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कंबाइन विथ फैक्टर 7th टू फ्रॉम द टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 7th combine which is in the presence of calcium activator factor 10th to from activated factor 10th A. Third point, formation of prothrombin activator. The activated factor 10th along with the tissue
फास्फोलिपिड रिलीज फ्रॉम प्लेटलेट्स कंबाइन विथ फैक्टर 5th इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। इसके अंदर जो 10th फैक्टर है, द टिश्यू फास्फोलिपिड रिलीज, टिश्यू से फास्फोलिपिड रिलीज होगा फ्रॉम प्लेटलेट्स, प्लेटलेट से फास्फोलिपिड रिलीज होता है कंबाइन विथ फैक्टर 5th, और फैक्टर 5th के साथ कंबाइन होके प्रेजेंस किसकी, कैल्शियम की प्रेजेंस में रिलीज होगा। उसके बाद में इंट्रिंसिक पाथवे, द इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बिगिंस इन द ब्लड आफ्टर ट्रॉमा। इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर फॉर्मेशन होगा प्रोथ्रोम्बिन का, और ये कब होगा, ब्लड आफ्टर ट्रॉमा, यानी कि जब ब्लड स्टार्ट होता है, ब्लड निकलने लगता है इंजरी होने के बाद, तब प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर एक्टिवेट होता है। इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन कंप्लीटेड इन 5 स्टेप। Activation of factor 12th after blood trauma of endothelium cells cause damage to platelets, release phospholipid and content with the collagen fibers। ट्रॉमा होने के बाद एंडोथीलियम सेल से, प्लेटलेट से फास्फोलिपिड रिलीज होगा, कंटेंट विद द कोलेजन फाइबर्स, और छोटे छोटे फाइबर्स होंगे कोलेजन के, एंड प्लाज्मा फैक्टर 12th। द फास्फोलिपिड कोलेजन फाइबर्स and plasma factor 12th change in activated plasma factor 12th। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट, एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 11th, द एक्टिवेटेड फैक्टर 12th A combine with the factor 11th in the presence of kenogen from activated factor 10th A। थर्ड पॉइंट, एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 9th, एक्टिवेटेड फैक्टर 11th A combined with factor of 9th in the presence of calcium from activated factor 9th A। एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10th, the activated factor 9th combined with factor 10th in the presence of factor 7th and calcium। उसके बाद में 5th, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, द एक्टिवेटेड फैक्टर 9th combined with platelets phospholipid activated after 5th in the presence of calcium from or prothrombin activator। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, कन्वर्जन of prothrombin into thrombin is caused by the prothrombin activator in the presence of factor 5th, यानी कि जो फैक्टर 5th होता है उसकी प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इसके अंदर फैक्टर का एक्टिवेट होना जरूरी है। दिस प्रोसेस अकर्स एट द सरफेस ऑफ प्लेटलेट्स विच फ्रॉम द प्लेटलेट्स एट द साइड ऑफ इंजरी, और ये जो प्रोसेस होता है ये प्लेटलेट्स की सरफेस के ऊपर पाया जाता है, विच फ्रॉम प्लेटलेट्स एट द साइड ऑफ इंजरी, और ये कहाँ पे होगा, जहाँ पे इंजरी या ट्रॉमा हुआ है उस साइड पे ये पाया जाएगा। प्रोथ्रोम्बिनेज इज पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन ऑफ मोर थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन के कन्वर्ट हो रहा है, और ये कहाँ होगा, प्लेटलेट्स की सरफेस पे जहाँ पे टिश्यू डैमेज होता है, और इसके लिए कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिनेज की प्रेजेंस में ये प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। उसके बाद में कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, इन द थर्ड स्टेज थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कन्वर्ट फिब्रिनोजन, थर्ड स्टेज के अंदर कैल्शियम की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिनोजन के अंदर। द फिब्रिनोजन इज सॉल्युबल विच चेंज टू लूज फिब्रिन थ्रेड दैट इज इनसॉल्युबल फॉर्म, फिब्रिनोजन होता है वो एक सॉल्युबल फॉर्म में होगा जो कि लूज थ्रेड को, फिब्रिन थ्रेड को लूज करेगा, वहाँ से उसको छोड़ देगा। यहाँ देखो प्रोथ्रोम्बिन
कैल्शियम की प्रेजेंस में फिब्रिनोजन में चेंज हुआ, फिर वहाँ से ल्यूस फिब्रिन थ्रेड जो कि इनसोल्यूबल होते हैं वो बने। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूज हो या कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर दीजिए। थैंक यू।